वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ग्रेजुएट हम में आप सभी का स्वागत करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ यूपीएचएससी जहाँ पे हम पेपर 1 पे डिस्कशन करते हैं। और पेपर 1 में जो कॉमन पेपर है जो हर सब्जेक्ट वाले लोगों के लिए रहता है। इवन अगर सीएसआईआर नेट की भी बात करेंगे तो भी हम वहाँ से कुछ कॉमन फैक्टर रहते हैं जो हमें हर एक एग्जाम में मिलते हैं। तो यूनिट 1 में हम डिस्कशन करेंगे। और यूनिट 1 में जो टॉपिक फर्स्ट है वो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है यानी जो शिक्षण अभिक्षमता है, ये सेशन आपका मास्टर क्लास के रूप में है। मास्टर क्लास मतलब हम एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे फैक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। ये पूरा कंप्लीट सेशन रहेगा मास्टर क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ठीक है। तो आज इस क्लास को आप अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से ले सकते हैं। हम सबसे पहले तो जानेंगे कि व्हाट इज टीचिंग, मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस जो इसमें रहती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं शिक्षण का जो अर्थ क्या होता है। तो द वर्ड टीचिंग इज अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग वर्ड विच मीन्स लर्निंग। जो जो अंग्रेजी ये टीचिंग है या शिक्षण है, इसका जो अर्थ होता है, जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है, सीखना, है ना। लर्निंग यानी अगर एक विद्वान का कहना है कि अगर कुछ सीखा नहीं गया, इसका मतलब है कि कुछ सिखाया नहीं गया। तो टीचिंग तब कंप्लीट होगी, तब पूरी होगी जब कुछ सीखा भी जाए, है ना। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा ये अपूर्ण है और आणविक है ना। द डॉक्टर राधाकृष्णन सेज दैट एजुकेशन शुड बिल्ड मैन एंड होल सोसाइटी। होल सोसाइटी इस पे फोकस करना है। सिर्फ ये व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करते, सिर्फ पर्सनली ये किसी एक व्यक्ति को उसके बारे में नहीं है, ये होल सोसाइटी को कवर करती है। सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा के बारे में। एजुकेशन इज जेनेटिक एंड इनकम्प्लीट विदाउट डूइंग दिस वर्क, है ना। तो समाज के निर्माण में अगर शिक्षा कार्य कर रही है, भागीदारी निभा रही है, वही शिक्षा हम पूर्ण मानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृत का एक शिक्ष धातु है। अगर हम इसमें शब्द का अन्वय करते हैं जो अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है, यानी यहाँ पे ए प्रीफिक्स अगर लगता है तो शिक्ष जो है वो शिक्षा के रूप में बन जाता है। और शिक्षा देने का जो काम है वही एक शिक्षक है ना। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, ये दोनों ही फैक्ट इसमें आ जाएंगे। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा और टीचिंग हो जाएगा, सीखना और सिखाना दोनों ही यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है। टीचिंग इज अ थ्री डायमेंशनल सोशल प्रोसेस इन विच टीचर्स आर स्टूडेंट्स अचीव देयर फ्रॉम थ्रू द करिकुलम। करिकुलम क्या है, यहाँ पे तीन लोगों को रखा जाएगा, तीन पॉइंट्स यहाँ पे रखेंगे। त्रिआयामी है, थ्री डायमेंशनल प्रोसेस। सबसे पहले तो एक में तो छात्र रहता है ना। दूसरे में यहाँ पे पाठ्यक्रम रहेगा और तीसरे में आपका क्या रहेगा, ये एक शिक्षक रहेगा। तो ये थ्री आयामी तीन इसमें पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट हैं। छात्र, शिक्षण और पाठ्यक्रम, ये तीनों ही इसमें भागीदारी निभाएंगे। टीचिंग इज अ थ्री डायमेंशनल सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अनवरत चलती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। शिक्षक जो टीचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशनल नहीं है, ये सिर्फ आप ये जो टीचिंग है ये आपकी क्लासरूम एजुकेशन तक ही नहीं सीमित है, ये जीवन पर्यंत चलती है, जन्म के बाद से और मृत्यु के पहले तक ये टीचिंग की जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली आपको मिलेगी। ठीक है। इसका जो हम अगर देखेंगे, द ब्रॉड मीनिंग ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज द दैट व्हाटएवर इज द चाइल्ड लर्न्स थ्रू आउट हिज लाइफ इज इन इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैनर। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही फॉर्मेट में हम टीचिंग को देखेंगे। हालांकि हम इसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी देंगे, लेकिन फॉर्मली क्या है, फॉर्मली औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो हम क्लासरूम एजुकेशन की बात करेंगे, जो हम 1 to 12 तक एजुकेशन लेते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एजुकेशन लेते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूल्स या कोचिंग्स या इंस्टीट्यूट में होती है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम सोशल एक्टिविटीज से सीखते हैं, आत्मज्ञान से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। हम अगर देखें, द नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग मीन्स टीचिंग दैट इज इम्पार्टेड अ फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड प्लेस। ये अगर है एज ए स्कूल इंस्टीट्यूट, मैं वही बात कर रहा हूं, अगर ये इसका संकुचित अर्थ मात्र इतना ही नहीं है, इतना है कि ये हमें एक इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेजेस में हमें मिलती है, लेकिन ये अपने आप में इससे बहुत आगे है शिक्षण की बात करें तो।
हम अगर कुछ विद्वानों की बात करते हैं तो एल गेज कहते हैं टीचिंग इज अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल इफेक्ट दैट एम्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। जो शिक्षण है वो एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है ना, जो समाज और व्यक्ति के बीच में होने वाला है या व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होने वाला है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। जो टीचिंग है वो व्यवहार में भी परिवर्तन लाने का काम करती है। अकॉर्डिंग टू बर्टन अगर हम देखें तो शिक्षण देखम का उद्दीपन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। बिल्कुल, निर्देशन डायरेक्शन देने का काम है और इनकरेज करने का काम है, यानी प्रोत्साहन देने का काम है। तो ये दो पॉइंट्स और जुड़ जाते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं, अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, जिससे क्या करते हैं हम टीचिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, शिक्षण की विशेषताएं देखेंगे तो टीचिंग शुड सजेस्टिव, बिल्कुल ये एक सुझावात्मक प्रक्रिया है ना। शिक्षण को सुझाव के रूप में हम स्वीकार करते हैं। टीचिंग इज इंस्पिरेशनल, हमें मोटिवेशन यहाँ से मिलता है, ये इंस्पायर हमें करती है ताकि हम सोशल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कुछ बेटर या बेहतर करने का प्रयास करें। टीचिंग लर्निंग इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड या टीचिंग इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये जो फॉर्मेट होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, सुनियोजित ढंग से जो प्रक्रिया चलती है हम उसको टीचिंग कह सकते हैं। टीचिंग कंप्लीट्स कंपेसेशन एंड एम्पैथी, है ना। कंपेशन यानी सहानुभूतिपूर्ण और दयापूर्ण ये होता है। शिक्षक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, इट मींस इट प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस, है ना। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतंत्र को भी मजबूत करने का काम करती है। बहुत सारी टीचिंग जो है बहुआयामी है, बहुत सारे अर्थ हैं, सारे हम एक साथ नहीं बात कर सकते, लेकिन आप कंप्लीटली ये सारे टर्म्स जो हैं वो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सीखने वाला है ना। लर्नर्स क्या, अभी तो हम टीचर के बारे में बात कर रहे थे, है ना। अब हम यहाँ पे लर्नर कौन होगा, ये छात्र होगा, हम इसके बारे में अभी बात करते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज लर्निंग, तो सीखना क्या है, द प्रोसेस ऑफ द एंड गेनिंग नॉलेज और एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। मैल्कलम नोल्स कहते हैं ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, एंड हम एक्सपर्टाइज हो जाएंगे यानी विशेषज्ञ हो जाएंगे किसी भी अमुक विषय के। तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं और अपने आप में कंप्लीट है, ज्ञान और विशेषज्ञता। नेक्स्ट वन, रिचर्ड्स ई मेयर के लिए हम डेफिनेशन देखते हैं। लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन्स नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये बैलेंस आपको लेके चलना है। हिंदी वाले अंग्रेजी वाले सेशन को भी ध्यान रखें, अंग्रेजी वाले कभी कभी हिंदी वाले सेशन को भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वो दोनों आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे रिचर्ड ई मेयर कहते हैं ज्ञान और विशेषज्ञता, ठीक है। प्राप्त कराने की प्रक्रिया से सीखना है। सीखना एक व्यक्ति के ज्ञान या अनुभव के कारण, ज्ञान या अनुभव यानी नॉलेज और एक्सपीरियंस के कारण क्या है, व्यवहार में अपेक्षित, बिल्कुल, और स्थायी परिवर्तन है। इट मींस लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ये जो चेंज होगा हमारे बिहेवियर में वो परमानेंट चेंज होगा, है ना, वो स्थायी नहीं होगा। इन अ पर्सन्स नॉलेज एंड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, तो ज्ञान और अनुभव के कारण व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। अब हु इज लर्नर, लर्नर है कौन, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। लर्नर इज समवन हु इज लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हाउ टू डू समथिंग, है ना। ये क्या है कि शिक्षार्थी जो होगा, एक शिक्षार्थी कोई है जो किसी किसी विशेष विषय के बारे में सीख रहा है या कुछ उसे करना है ना, हाउ टू, या कुछ ऐसा करना है जो उसके बारे में वो तरीके जान रहा है, हाउ टू डू, कैसे करना है समथिंग, कुछ भी, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड लर्नर्स आर क्यूरियस, बिल्कुल, ये उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गुड लर्नर्स परस्यू अंडरस्टैंडिंग डिलीजेंटली, यानी अच्छे जो झुकाव वाले व्यक्ति हैं वो समझदारी से काम लेते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, फेलर फ्राइटन्स गुड लर्नर्स बट दे नो इट्स बेनिफिशियल, यानी यहाँ पे फेलर्स भी हमें एक लेसन देने का काम करते हैं। फेलर्स हमें उस डिमोटिवेट नहीं करते,
फेलियर्स क्या करते हैं, हमें जो हमारी विफलताएं हैं अच्छे शिक्षार्थियों को डराती हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं। वो उन्हें एक नए पड़ाव पे जाने का या अपनी कमियों को जानने का हमें एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती हैं। तो फेलियर्स इज अ गुड मोटिवेटर, हम बिल्कुल कह सकते हैं। गुड लर्नर्स मेक नॉलेज देयर ओन। जो अच्छे से छात्रती हैं अपना आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान को भी प्रयोग करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। एंड फिफ्थ वन, गुड लर्नर्स शेयर व्हाट दे हैव लर्नड, है ना। अच्छे शिक्षार्थी वालों ने जो सीखा है वो उसे शेयर करते हैं, है ना। तो शेयरिंग इज द बेस्ट मेथड टू रिसाइट एवरीथिंग। जो शेयरिंग है वो क्या है, आपका अगर ज्ञान आप अगर साझा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप उस नॉलेज को फिक्स कर रहे हैं अपने लिए। तो ये शेयरिंग वाला काम जो है ये भी एक अच्छे जो शिक्षार्थी है उसके लिए है। एडोलसेंट लर्नर, हम किशोर लर्नर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है ये हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस चीज को पूरी अच्छी तरीके से माइंडसेट बनाकर रखिएगा, है ना। हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम CSIR नेट, UGC नेट, UPHSC की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस हमें किशोर के बारे में रहेगा, यानी 16-17 से ऊपर वाले जो लर्नर हैं उन पर हमारा फोकस है। क्योंकि यहाँ पे हम बाल विकास 1 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए नहीं कर रहे, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा वो वयस्कता की ओर रहेगा, ताकि हम हायर एजुकेशन में टीचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज यहाँ बेहतर कर सकें। ट्रेडिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, है ना, वो क्या है, 10 से 19 साल, यानी जो बचपन और वयस्कता है ना, उसके बीच में जो समय है वो क्या है, 10 से 19, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और यही किशोरावस्था का समय है ना। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी भी होती है, भटकाव भी होता है, दोनों कॉन्सेप्ट रहते हैं, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO डिफाइंस एन एडolescent इज एज एन एनी पर्सन बिटवीन एजेस 10 and 19, ठीक है। They needs educational programs that are designed especially for the age group because of their uniqueness in terms of intellectual, emotional, social, physical and moral development. ये एक स्टेज है 10 to 19, ये क्या करती है, जो विशेष रूप से बौद्धिक विकास भी आपका करती है, आपकी भावनात्मकता और संवेदनाएं, है ना, जो सेंसिटिविटी है वो भी डेवलप करती है। सोशल कितना हो रहे हैं आप, आपकी सामाजिकता पर भी निर्भर करती है। शारीरिक उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं, क्योंकि यही हमारा कैशोर्य काल है ना, यहीं पे पौरुष और यहीं पे यौवन निखर करके आता है। एंड नेक्स्ट वन, मोरल जो हमारा डेवलपमेंट है, तो मोरल डेवलपमेंट भी यहाँ से ही पॉसिबल है, और इसी के अनुसार हम एज जो ग्रुप है वो डिजाइन करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें हमारा फिजिकल जो है वो भी महत्वपूर्ण है, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास भी महत्वपूर्ण है, सोशल डेवलपमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली और मोरली भी हम यहाँ पे एक बेटर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे होते हैं। दैट इज मेन फीचर्स ऑफ एडolescent लर्नर, यानी आपका किशोरावस्था में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक, ये सभी परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। और इनकी जो प्रक्रिया है, ये जो हमने आपको चेंजेस बताए, ये बहुत शार्प चेंजेस हैं, है ना। ये बहुत शार्प चेंजेस हैं किस एज में, किशोरावस्था की एज में, यानी 10 to 19। ये जो प्रोसेस है बहुत शार्पली होती है ना, यहाँ विकास सबसे तेजी से होता है, इसलिए इस अवस्था को हम बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मैगजिम्स, यानी शिक्षण सूत्र क्या है ना। तो ये सूत्र भी कभी कभी यूजीसी नेट एग्जाम में आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रहते हैं। देखते हैं इसमें शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या है। सबसे पहले इसे देखेंगे, शिक्षण सूत्र होते क्या है, द टीचिंग प्रोसेस यूजिंग द टीचिंग फॉर्मूला इज मेड इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। ये जो शिक्षण सूत्र क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को आपके रोचक बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। इन्हीं इसीलिए हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। हमारे पास एक विद्वान है रेमंड, हम उनकी परिभाषा देखते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में, है ना, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता मिलती है। कैसे हम सिद्धांतों को व्यवहार में लेकर के आते हैं, है ना, उसके लिए हमें इससे सहायता मिलती है। अकॉर्डिंग टू रेमंड, द टीचिंग फॉर्मूलाज गाइड द वे in which theory is expected
टू एड इन प्रैक्टिस। आपकी कौन सी थ्योरी, कौन सा सिद्धांत, है ना, आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है आपके व्यवहार को परिवर्तन के लिए, वो सारे हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज यानी टीचिंग फार्मूला से पॉसिबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल अगर हम देखें, शिक्षण सूत्र का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है ना, न कि अधिक से अधिक खोना। तो यहाँ पे हम पाने की ओर सबसे आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेबल, द पर्पज ऑफ टीचिंग फॉर्मूला टू गेट एज मच एज पॉसिबल एंड नॉट टू लॉस एज मच। ठीक है, यहाँ पे खोने की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे पाने की बात हो रही है। एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके हम अधिक से अधिक ग्रहण करें, है ना, यानी हमारे लॉस का परसेंटेज बहुत रेयरली हो, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है यानी सीखने का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम होना चाहिए। यही जो शिक्षण सूत्र हैं, टीचिंग मैक्सिम्स हैं, उनके अपने फीचर्स हैं। टीचिंग फॉर्मूलाज मेक्स चिल्ड्रन मोर रिपीटिव, है ना, शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। इसके अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब हम इनमें शिक्षण सूत्रों की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, घुमा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं टीचिंग फॉर्मूलाज क्या होता है। सरल से कठिन, फ्रॉम इजी टू हार्ड। कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसान होता है, लेकिन लास्ट तक जब आप पहुंचते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस मर्ज करके वो कठिन बना करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इजी टू हार्ड, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पे पहले आपको कोई भी टीचर जब कुछ रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी भी टॉपिक पे अगर बात कर रहा होगा, तो पहले क्या करेगा, पहले आपको जो नोन थिंग्स हैं, है ना, जिनके बारे में आप परिचित हैं, पहले वो रिप्रेजेंट करता है, एंड आफ्टर दैट अननोन थिंग्स के बारे में वो को रिलेट करके उनको बताता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी बिल्कुल स्थूल क्या है, जो आपका नोन है, और सूक्ष्म क्या है, जो अननोन है ना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम इसे कह सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, जो पूर्ण है उसके बाद में फिर अंश, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सारे टीचिंग मैगजीम्स हैं। विशेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक होने की ओर, है ना, पहले मनोवैज्ञानिकली साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करता है, उसके बाद लॉजिकली एनालिसिस करता है, फिर सिंथेसिस के बारे में बात होती है, स्ट्राइड एंड टू ट्रिप नेचर ट्रैक, है ना, और उसके बाद प्रकृति का अनुसरण। टीचिंग लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स हमारे कौन कौन से हैं जो टीचिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम देख लेते हैं। 3 रोल हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। हम तीनों के बारे में बहुत जनरलाइज करेंगे, बहुत साधारणीकरण कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, फटाफट आप चैनल में बैक रिवर्स जाइए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। और इसके अलावा आप नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम नए नए जो अपडेट हैं वो आपको आसानी से प्रोवाइड कर सकें और आप तक पहुंच सकें। ठीक है, दोबारा से आते हैं। स्तर यहाँ पे है, ये जो मेमोरी लेवल है ये क्या है, उस समय जब आपको A to Z याद कराया जाता है ना, 1 to 100 याद कराया जाता है, स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल है। जब आपको याद करने की क्षमता, इसको हम कह सकते हैं रटना, है ना, जब आपको रटाने का काम किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेमोरी लेवल, है ना। उसके बाद में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा क्लासेस हायर जाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की जाती है। यानी पहले क्या हो रहा है, पहले श्लोक रटाए जा रहे हैं, पहले पोएट्री रटाई जा रही है ना, ये पहले रटना है। इसके बाद में क्या है, समझना है। ठीक है, समझना है यानी आपको अर्थ निकालना है, ठीक है, ट्रांसलेशन करना है उसका, और इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि वो कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट वन क्या है, चिंतन स्तर। जो हम हायर एजुकेशन की जब बात करेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ नया नॉलेज, है ना, हम यहाँ पे न्यू जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नए ज्ञान की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो हमारे चिंतन स्तर यानी हमारे स्पेशलाइजेशन को यहाँ पे उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये 3 लेवल हो गए टीचिंग के, जो शिक्षण के लेवल के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे हम टीचिंग वेरिएबल्स की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बहुत जनरली हम इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरफेरेंस वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। जो शिक्षण के चर हैं
ऐसे तत्व हैं जो शिक्षक को चलाने या एग्जीक्यूट करने के लिए, जो शिक्षण कार्य है उसके लिए सही और पूर्ण तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं। मीन्स वेरिएबल्स ऑफ लर्निंग और एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड और सपोर्ट द टीचर टू रन और एग्जीक्यूट और टू कंप्लीट द टीचिंग प्रोसेस करेक्टली आर कॉल्ड टीचिंग वेरिएबल्स, है ना। जो वेरिएबल्स हैं वो क्या करते हैं, जो टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से करेक्टली और कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए मदद करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स। फर्स्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरफेरेंस वेरिएबल। स्वतंत्र, आश्रित और हस्तक्षेप। स्वतंत्र क्या होगा, जिस पर किसी और का अधिकार नहीं है। आश्रित, जो किसी पर निर्भर करता है। हस्तक्षेप, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। इंटरफेरेंस करके, हस्तक्षेप करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो ये तीन तरीके के हैं। हम फर्स्टली देखते हैं, इसमें हम देख लेते हैं हस्तक्षेप क्या है। अगर आपका करिकुलम है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। शिक्षक जो है वो स्वतंत्र है, और जो टीचर है ना, सॉरी, शिक्षक जो है वो स्वतंत्र है और यहाँ पे आश्रित इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये तीनों ही जो फैक्ट हैं वो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरफेरेंस में काम करते हैं। टीचिंग स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस जो है हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। पूर्व तत्परता अवस्था यानी प्री रेडीनेस स्टेज, अंतः प्रक्रिया की अवस्था और तत्परता के बाद की अवस्था। ये तीनों ही क्या है, एज के हिसाब से इनको अलग अलग बांटा गया है। इसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको चैनल से मिल जाएगा। तो हम पहले जनरल हम नॉलेज इसके बारे में ले लेते हैं। जो हमारी प्री रेडीनेस स्टेज है यानी पूर्व तत्परता अवस्था है। बिफोर द टीचिंग वर्क द टीचर हैज टू प्रिपेयर फॉर दैट वर्क और रेडीनेस बिफोर द टीचिंग वर्क। मतलब क्या है कि शिक्षण जो है, कार्य करने से पहले शिक्षक को उस कार्य की तैयारी करनी होती है। बिल्कुल, हम अगर आपने अगर बीएड किया होगा, है ना, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं बीएड करते हैं तो टीचिंग के पहले क्या होता है, लेसन प्लान बनता है। क्या बनता है, लेसन प्लान। आपको बीएड में खूब सिखाया गया होगा, है ना। तो लेसन प्लान वहां पे बनता है, उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही वो पढ़ाता है। जनरली लेसन प्लान नहीं बनाते, लेकिन वो एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें कौन कौन से जो प्रोसेस है उसके माध्यम से अपना टीचिंग का कार्य कंप्लीट करना है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाएगा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। फिर हम क्रमबद्ध उसकी व्यवस्था करेंगे और हम टीचिंग जो मेथड है वो चूज करेंगे। फर्स्टली क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उद्देश्य बनाएंगे, एम क्या है हमारा जो पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम पाठ्यक्रम करिकुलम के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम टीचिंग मेथड यूज करेंगे। ये पूर्व तत्परता है। अंतः क्रिया, इसमें क्या होता है, वह व्यवस्था है जो शिक्षक और छात्र के बीच आपस में चलती रहती है। अंतः क्रिया के द्वारा, है ना, अंतः क्रिया द्वारा शिक्षक बच्चे की शिक्षा से संबंधित जो भी समस्या है उनको जानकर उनका निदान कर देते हैं, जो टीचिंग की प्रोसेस के समय में ही रहता है। अंतः क्रिया से माध्यम से बच्चे कक्षा का आकार या संतुलन बनाए रख सकता है। पोस्ट रीडिनेस एवेल्युएशन इसको बोलते हैं। ये मूल्यांकन है ना। ये मौखिक और लिखित रूप से कराई जाती है। जो आपने पढ़ा है अभी तक उसके बारे में आपका मूल्यांकन किया जाएगा, एवेल्युएशन किया जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीचिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ नोइंग द स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअली एंड देन इम्प्रूविंग, इट इज कॉल्ड द पोस्ट रीडीनेस फेज। सबसे पहले तो टीचिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। कंप्लीट करने के बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है वो देखा जाएगा, है ना। और उसके बाद में उसको दूर करने के प्रोसेसेस बताई जाएंगे, है ना। इसके द्वारा ये जान पाता है, शिक्षक ये जान पाता है कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा और क्या सीखने में उसे असुविधा हुई, या कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से उसका एजुकेशन का लेवल बाधित हुआ, है ना, डिस्टर्ब हुआ। अब हम देखेंगे ये जो शिक्षण चर है ना, जो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और मैंने आपको बताए थे जो इंटरफेरेंस वाला, तो इनके फंक्शंस देख लेते हैं, इनके कार्य देख लेते हैं। हस्तक्षेप चर के माध्यम से स्वतंत्र चर, यानी स्वतंत्रता चर कौन सा मैंने आपको बताया था, शिक्षक, है ना। आश्रित कौन सा हो जाएगा, ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा। और हस्तक्षेप किसमें किया जाता है ना, इंटरफेरेंस किया जाता है करिकुलम में, मैंने आपको वहीं पे बताया था।
करिकुलम में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, है ना? इसको हम कम या ज़्यादा या सुधार इसमें किया जा सकता है। ये क्या हो गया, ये स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। छात्र हैं, करिकुलम पे आश्रित हैं, शिक्षक पे आश्रित हैं, है ना? निदानात्मक कार्य, फर्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक वर्क, ठीक है। सेकंड रेमेडियल वर्क एंड थर्ड असेसमेंट, मूल्यांकन का कार्य हो जाएगा। फर्स्टली हम देख लेते हैं निदानात्मक कार्य में स्वतंत्र चर अधिक क्रियाशील होते हैं। बिल्कुल, जो निदानात्मक है उसमें स्वतंत्र चर कौन था, आपका ये क्या था, शिक्षक था, टीचर था, है ना? टीचर यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। और उसके बाद क्या है, वर्क टीचर्स आर मोर एक्टिव इन डायग्नोजिंग व्हाट कम्स टू द स्टूडेंट्स एंड सेड दैट दे हैव डिफिकल्टी। जो कठिनाई आती है ना, छात्र को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और उन सब का निदान करता है, उन सबको को सॉल्यूशन देता है। दे वर्क टू रीअरेंज द टेक्स्ट, है ना, पाठ्य वस्तु को पुनः व्यवस्थित करने का काम करता है। और सबसे पहले वो आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान जो होगा, उस पूर्व ज्ञान पे वो आश्रित हो जाता है, पाठ्य वास्तु प्रस्तुत करते हैं ताकि छात्रों को निदान दिया जा सके, है ना? जो हमारी जो बुक्स है, जो हमारा करिकुलम है, उसके बारे में जो जानकारी है वो दी जाती है। उपचारात्मक क्या है, जो हमने निदान दिया, सबसे पहले तो हमें लेसन अपना पढ़ा दिया, जो समस्याएं आई, पूर्व ज्ञान हुआ, जो हमने पता किया, वो हमने देख लिया। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑन सिम्टम्स, लेवल्स और डिफिशियंसी दैट द टीचर फाइंड्स आउट थ्रू डायग्नोस्टिक वर्क। जो भी डायग्नोज करने में, जो भी हमें उसकी परेशानियां पता चली हैं, उपचार में क्या करेंगे, हम उन सारी परेशानियों को उपचार करके उनमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। Remedial actions, the teacher actively works, this work is done inside the class, है ना? और ये काम किया जाता है, जो शिक्षण कार्य है शिक्षक करता है ना, सक्रिय रूप से कार्य करता है और क्लास में ही उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। और उसके बाद में असेसमेंट प्रोग्राम होता है। असेसमेंट प्रोग्राम क्या है, इसके माध्यम से वो ये देखने का प्रयास करता है, जो टीचर है वो स्टूडेंट्स में ये देखने का प्रयास करता है कि उसने जो जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, थ्रू दिस एन अटेम्प्ट इज मेड टू सी वेदर द डिजायर्ड चेंज, कि कैसे व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुआ है ना, टेकन प्लेस इन द स्टूडेंट, और उससे कौन कौन सी प्रभाव पड़े, है ना? ये मूल्यांकन पर निर्भर करता है, जो उद्देश्य हुए उसके पहले बनाए गए थे, क्या वो उद्देश्य पूरे हो पा रहे हैं अथवा नहीं। इसके लिए वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के प्रविधियों का उपयोग करता है और परीक्षणों का निर्माण करता है। टीचर फॉर इवेल्युएशन यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड कंस्ट्रक्ट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन फॉर्मल एजुकेशन देख लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ये एजुकेशन का सिस्टम वो है, इसमें क्या करते हैं, द एजुकेशन दैट गोज ऑन इन स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अगर कोई भी स्पेसिफिक प्लेस होगा, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो अ, एक फिक्स प्लेस है, फिक्स टाइम है, फिक्स सिलेबस है। अगर ये तीनों चीजें फिक्स हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, है ना? ये फिक्स प्लान को लेकर के चलती है, ये फॉर्मल एजुकेशन हो जाती है। इसमें मैंने आपको बताया फिक्स प्लेस, टाइम, करेज, डेफिनेट टीचर, स्टेट गोल्स, है ना, फिक्स शेड्यूल। अगर ऐसा है तो फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक क्या होगी, राह चल रहे हैं, किसी ने कह दिया कि आराम से चलो चोट लग जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। वो आपको व्यवहारिक ज्ञान देती है, उसका कोई प्लान नहीं है। एजुकेशन दैट इज नॉट प्लान्ड, whose objectives are neither fixed nor curriculum nor teaching methods, and which continues to be incidental, it is called informal education। जो आकस्मिक रूप से अचानक आपको कोई नया ज्ञान मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके कोई क्लासेस नहीं चलती, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि व्यवहार क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो वो हमें राह चलते भी सीखी जा सकती है, बुक से सीखी जा सकती है कहीं, है ना, लेकिन प्रॉपर मैनर में वो सीखी जाएंगी, वो मोरालिटी हमें आएगी, वो सोशलिटी हमें आएगी, लेकिन वो किसी फिक्स प्लेस, करिकुलम और टीचर के द्वारा नहीं, कहीं भी किसी भी जगह हम सीख सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज लाइफ टाइम प्रोसेस, है ना?
शिक्षा मनुष्य के जीवन भर उसको प्रभावित करती रहती है और ये सारा काम हमारा चलता रहेगा जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट निरौपचारिक देख लेते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि कोई 55 साल का बुजुर्ग जो है ना, साक्षर भारत अभियान चलता है, तो 55 साल का बुजुर्ग जो है वो सीखना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, तो अब उसको क्लास 1 से या क्लास है ना, क्लास 1 से हमें पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ी ना करानी है उसको, वो तो हम नहीं करा पाएंगे। तो उसको सामान्य ज्ञान देने के लिए जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन किया जाता है वो हमारा निरौपचारिक एजुकेशन दैट इज नॉट कन्फाइंड टू लिमिट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लाइक फॉर्मल एजुकेशन। ये फॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं होता, बट लाइक फॉर्मल एजुकेशन इट्स पर्पस एंड करिकुलम एंड फिक्स आर फिक्स्ड। द ओनली डिफरेंस इन इज इन इट्स प्लानिंग विच इज वेरी फ्लेक्सिबल, है ना। ये क्या करता है, करिकुलम यहाँ पे फिक्स है ना। द ओनली डिफरेंस इज इन इट्स प्लानिंग, यहाँ पे क्या करेगा, निरौपचारिक जो शिक्षा है वो आपके इसमें औपचारिक से और निरौपचारिक में प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के चेंजेस हैं, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे कोई एज बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, कोई जगह की कैद नहीं है, लैंग्वेज की कैद नहीं है ना। यहाँ पे मूल्यांकन के लिए उस तरीके की रिजल्ट और मार्क्स और ग्रेड नहीं दिए जाते, वो सारी चीजें इसमें चेंजेस हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू द स्प्रेड जनरल एजुकेशन एंड टू अरेंज एजुकेशन, है ना। ये सामान्य शिक्षा देने का काम करती है। इट्स करिकुलम हैज बीन फिक्स्ड कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द लर्नर। इसमें सीखने वाले की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, न कि सिखाने की जो आवश्यकता है उसका। प्रौढ़ व्यक्ति, कामकाजी महिलाएं, है ना, जो एक समय के बाद में, एक उम्र के बाद में सीखना चाहती हैं, है ना, एजुकेशन लेना चाहती हैं, उनके लिए ये काम होता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही एक आयाम आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। समस्या केंद्रित शैक्षिक समाधान चाहते हैं, दे आर प्रॉब्लम सेंटर्ड, सीक एजुकेशनल solutions, result obtained oriented, have specific results in mind for education। वो क्या करते हैं, परिणाम उन्मुख होते हैं, स्वनिर्देशित होते हैं। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो स्वनिर्देशित होते हैं, टिपिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डायरेक्शन, often skeptical about new information, prefer to try it out before accepting it, है ना। और ऐसी शिक्षा की तलाश करना जो उनकी कथित जरूरतों से सीधे संबंधित या लागू हो, उनके वर्तमान जीवन से समय पर और उचित हो। ये सारे जो एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से क्वेश्चंस आपके निश्चित बनते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं जाता यूजीसी का, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मीटिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहले जान लीजिए, आगमन और निर्गमन दोनों विधियों के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, ठीक है, दोनों ही विधि, किसी एक के नहीं। आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं हम, है ना, विशिष्ट से सामान्य। इसमें टीचिंग मैगजीम्स कौन सा यूज होगा, विशिष्ट से सामान्य, यानी स्पेसिफिक टू जनरल टीचिंग फॉर्मूला इज यूज्ड। इन द अराइवल मेथड फर्स्ट मैनी एग्जांपल्स, यहाँ पे उदाहरण दिए जाएंगे। ये क्या चलेगा, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, या हम कह सकते हैं विशिष्ट से सामान्य, या फिर हम कह सकते हैं इसको उदाहरण से। पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद में आपका ये नियम बनेगा, है ना, उसके बाद सिद्धांत बनता है। तो ये प्रोसेस जो है, फिर इन उदाहरणों के आधार पे ही नियम बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस आगमन विधि कहते हैं, है ना। और आगमन विधि ऐसी है जिसमें सामान्य नियमों, सिद्धांतों की खोज की जाती है। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरणों तथा प्रश्नों का प्रयोग बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान। अगर हम मानसिक स्तर को नहीं देखेंगे, यानी अगर हम मेंटल लेवल को इग्नोर करते हैं और उदाहरण देते हैं, तो ये टीचिंग मेथड आपका काम नहीं करेगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल लेवल हमें ध्यान रखना है, और उस मेंटल लेवल को लेकर के हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, और उसके बाद में हम एक जो नवीन ज्ञान है ना, उसके लिए हम एक नया नियम या नया सिद्धांत प्रतिपादित करें। क्यूरियोसिटी टू लर्नर विल कंटिन्यू टू ग्रो, और सीखने में निरंतर हम उत्सुकता बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें क्या है,
फर्स्टली क्या होगा, प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। फिर हम एनालिसिस करेंगे, है ना। फिर हम उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। फिर वो सारे टॉपिक्स जो है हम जनरलाइज करेंगे और फिर परीक्षण करते हैं, तब नए नियम बन पाते हैं। आगमन विधि जो है प्रायः थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, ये भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसमें शिक्षण प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी होती है। ठीक है। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि दोनों के ही जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, है ना। दिस मेथड इज अपोजिट टू मेथड ऑफ अराइवल, है ना, बिकॉज इन दिस द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, देन इट इज कंफर्म्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है। मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम एक रूल दे देंगे, है ना। हम क्या दे देंगे, एक नियम दे देंगे। उसके बाद में हम उस नियम को, उस रूल को सेटिस्फाई करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके। ठीक है। एग्जाम्पल्स दे करके हम उसको, रूल को सेटिस्फाई करेंगे, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, कंफर्म करेंगे। ये है हमारा निगमन विधि। मतलब क्या करेंगे, पहले सामान्य नियम प्रेजेंट करेंगे हम, प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल रूल्स। उसके बाद में हम उनको कोरिलेट करेंगे, स्टेबलिंग रिलेशनशिप्स। एंड आफ्टर दैट हम उदाहरण द्वारा उसके टेस्ट करेंगे। ये है निगमन विधि। टीचिंग एड्स, है ना, जो शिक्षण के लिए आपने देखा होगा कि चौक, डस्टर, पॉइंटर, है ना, बहुत सारे सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इवन हम ऑडियो, जो नई हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, जो नया शिक्षा का हमारा स्तर है, जैसे मैं आपके साथ में जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मैं मल्टीमीडिया के थ्रू कर रहा हूँ, यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस जो है ये सब टीचिंग एड्स में आता है। आपने देखा होगा प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, ऑडियो विजुअल का यूज किया जाता है, वो सारे आपके टीचिंग एड्स में आते हैं। हम जनरलाइज करते हैं उन सारे टॉपिक्स को, और वो टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, है ना, कुछ बेटर करने का प्रयास करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं ऑडियो एड्स। ठीक है, जो श्रव्य सहायक सामग्री है उसके बारे में। इसमें क्या करेंगे, हम मौखिक उदाहरण देंगे, या फिर हम रेडियो का यूज करेंगे, जिसमें हम वॉइस मैसेजेस देके भेजेंगे। कोई टेप रिकॉर्डर होगा, हम वॉइस देने के लिए टेप रिकॉर्डर का यूज कर सकते हैं। ग्रामोफोन का, हालांकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ग्रामोफोन अब इस तरीके की चीजें अब नहीं यूज होती, टेप रिकॉर्डर नहीं यूज होता। रेडियो का चलन है ना, उससे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो सबसे ज्यादा प्रयोग है, दृश्य सहायक सामग्री। विजुअल क्या है, विजुअल में हमारे पास में एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ये सारे तो रहते ही हैं, है ना। क्या है हमारा टीचिंग एड्स में, ये तो या तो ब्लैक बोर्ड होता है जनरली, ग्रीन बोर्ड होता है, और थोड़ा सा स्टेटस ग्रो करेंगे तो हम व्हाइट बोर्ड होगा जिसमें हम मार्कर से लिखते हैं, बुलेटिन बोर्ड, है ना, प्लेनिल बोर्ड, मानचित्र का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ग्लोब या मानचित्र देख सकते हैं, है ना। जो चित्र हैं या चार्ट पेपर है उसका प्रयोग कर सकते हैं, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, इन सबसे हम सिखा सकते हैं। बहुत सारी स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं, है ना। फिल्म स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं, जिनमें हम विजुअलाइज कर सकते हैं और बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो ऑडियो और विजुअल दोनों होगी, उसमें क्या है, हम टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वीडियोस का प्रयोग कर सकते हैं, हम नाटक दिखा सकते हैं जहाँ पे ऑडियो भी होगा और विजुअल भी होगा। कठपुतलियों का प्रयोग करके हम नॉलेज दे सकते हैं, नुक्कड़ नाटक टाइप के, वो भी एक शिक्षा देने के लिए काम करते हैं। और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, तो यूट्यूब का जो फॉर्मेट है वो टेलीविजन के थ्रू ही आएगा, मल्टीमीडिया के ही थ्रू आएगा, और इसको ही हम कह सकते हैं ऑडियो विजुअल, क्योंकि आपकी स्क्रीन शो हो रही है और ऑडियो आप सुन पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें शिक्षण सामग्री जो है उसके प्रकार क्या है। जो प्रिंट मटेरियल है उसमें हमारी बुक्स हैं, पेम्पलेट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं हैं और मैनुअल्स हैं। श्रव्य सामग्री हम देखते हैं, यूएसबी ड्राइव है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास सीडी और डीवीडी होती हैं, है ना, ये भी ट्रेंड अब कम हो रहा है ना, और माइक्रोफोन। अगर हम विजुअल की बात करेंगे तो हमारे पास चार्ट है ना, जो फोटोग्राफ्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, जो बहुत सारी चीजें जिनको हम विजुअलाइज करके उनसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास में ऑडियो विजुअल मटेरियल है। ऑडियो विजुअल में स्लाइड, टेप्स, फिल्म्स, टेलीविजन, यूट्यूब, मल्टीमीडिया, बहुत सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, जिसमें कंप्यूटर का यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं,
कैलकुलेटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन सारे इसमें आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक और नया ट्रेंड है और न्यू जनरेशन जो है इसी को प्रयोग करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचर, ठीक है, जो फैक्टर्स टीचर को से रिलेट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, बिल्कुल एक अच्छे शिक्षक की जो विशेषताएं होती हैं ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे शिक्षक की जो विशेषताएं होती हैं उनसे जुड़े हुए यहाँ पे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, स्किल्स, है ना, क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक फैक्टर, सब्जेक्ट मैटर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम अच्छे शिक्षक की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब वो इवन जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना, उस सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। अगर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो सिखाने में कहीं ना कहीं कम रह जाएगा। सेकंड वन क्या है, कौशल, है ना, यहाँ पे क्या है, शिक्षण के लिए हमें कौशल होना आवश्यक है, यानी उसमें कुशलता होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स को बखूबी जानता हो, कैसे प्रेयर मेंटल जो एबिलिटी है उसके बारे में जान करके हमें नया ज्ञान देना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ऐसे कौशल उसके अंदर होने चाहिए। क्लासरूम को कैसे हैंडल करना है वो उसे ध्यान रखना चाहिए। थर्ड वन, क्लासरूम इन्वायरमेंट। अगर वो क्लासरूम इन्वायरमेंट को, क्लासरूम में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना लेता है टीचिंग के लिए, है ना, अपने हिसाब से, तो वो क्या है, वो बेटर टीचर के रूप में आ जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, है ना, वो कहते हैं करत करत रत अभ्यास से जड़मत को भी ज्ञान हो जाता है, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ टीचर की हम बात करेंगे, है ना, अगर टीचर एक्सपीरियंस्ड है इट मीन क्या है, उसको नॉर्मल लोगों से ज्यादा बेटर नॉलेज होगा, तो इसलिए उसको एक्सपीरियंस गेन करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो अच्छा शिक्षण है उसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो है, हमारी पॉलिसीज भी बहुत अच्छा काम करती हैं, जो टीचिंग मेथड है या टीचिंग है उनको प्रभावित करती है। आर्थिक जो चीजें हैं, है ना, इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट का भी मैटर रहता है, और पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी टीचिंग को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि जो कुछ और स्किल्स हैं टीचिंग में जो एड ऑन की जा सकती हैं, कौशल को, शिक्षण प्रतिभा को हम बेहतर करने के लिए कुछ और स्किल्स को मेंटेन कर सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन ऑफ स्किल ऑफ टीचर, है ना, कम्युनिकेशन स्किल। यूनिट 4 हमारे इस सेशन में एनटीए नेट जेआरएफ में यूनिट 4 जो है वो पूरा संप्रेषण पे आधारित है। तो टीचर को कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए जिससे वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सके और बच्चों पर अपना प्रभाव छोड़ सके। टेकिंग टीचिंग एड्स, यानी ऐसा नहीं है ये टीचिंग एड्स का कोई रोल नहीं है, अपनी शिक्षा देने के लिए अपनी क्लासरूम में टीचिंग एड्स का अच्छे से प्रयोग कर पा रहा हो, टीचिंग के लिए नई नई टेक्निक को यूज कर पा रहा हो, टीचिंग के मेथड्स को अच्छी तरीके से वो कर पा रहा हो, प्रयोग कर पा रहा हो, और ह्यूमन रिलेशन स्किल। और ये एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ह्यूमन रिलेशन स्किल, पारस्परिक जो संबंध का, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो मेंटेन करने की अगर उसमें कैपेबिलिटी है, फिर भी वो उसके टीचिंग को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और बेहतर बनाता है। तो ये सारी जो स्किल्स हैं वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं एक अच्छे टीचर में। क्वालिटीज ऑफ टीचर हम देख लेते हैं। मास्टरी ऑफ ओवर द सब्जेक्ट, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया आपको। अ गुड टीचर इज अकाउंटेबल, वो अपनी जो पढ़ाया हुआ है, अपना जो काम किया हुआ है उसके प्रति वो अकाउंटेबल है, जवाबदेही है उसकी। अ गुड टीचर इज अडॉप्टेबल, एक अच्छा शिक्षक अपनाने योग्य है, बिल्कुल बहुत सारी बातें उसकी जो है अपनाने योग्य है। केयरिंग और लविंग भी है, वो क्लासरूम सिर्फ और सिर्फ वो इकोनॉमिकली वहां पे मेंटेन करने के लिए नहीं जाता, है ना, या बच्चों ने फीस जमा की है इसलिए उनको पढ़ा दिया जाए, या मुझे फीस मिल रही है इसलिए मैं पढ़ा दूं। उसका केयरिंग और लविंग होना भी बहुत मायने रखता है। कंपेशनेट एंड कोऑपरेटिव,
वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से भी वो कभी कभी कोऑपरेट करके उनके प्रति अपना काम कर सके, वो भी उसमें होना चाहिए। क्रिएटिव, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड, एम्पैथेटिक, स्टूडेंट्स स्ट्रगल, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें मैंने आपको बताया। क्रिएटिव, रचनात्मक होना चाहिए, है ना। डेडिकेट होना चाहिए अपने काम को लेकर के। डिटरमाइंड यानी निर्धारित होना चाहिए। और एम्पैथेटिक मतलब संवेदनशील भी होना चाहिए, और छात्रों के संघर्ष को ध्यान रखने वाला। तो गुड टीचर जो है इन सारी क्वालिटीज को अगर लेकर के चल रहा है तो वो वास्तव में गुड टीचर है। फिर हम और देख लेते हैं, कुछ और चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। मोरालिटी में एक गुड टीचर होने के लिए इंगेजिंग, इन्वॉल्विंग, फियरलेस, निडर होना चाहिए, फॉरगिविंग, दयालु होना चाहिए, इंस्पिरेशनल, जो टाइम टू टाइम हमें मोटिवेशन भी देता रहे, इंस्पायर भी करता रहे, टीचिंग को जॉयफुल बना सके। अगर वो अपने जो काम कर रहा है, टीच कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, क्लासरूम को अगर आनंदपूर्ण नहीं बना पा रहा, है ना, जॉयफुल नहीं बना पा रहा, मनोरंजन नहीं करा पा रहा, तो भी कहीं ना कहीं वो अपने काम में फीका पड़ जाता है। काइंडनेस, पैशनेट, रिसोर्सफुल, ट्रस्टवर्दी, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, और हमारे पास में है टीचर और टीचिंग, है ना। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर, है ना, और यहाँ पे टीचिंग। अब हम शिक्षण की बात करते हैं। लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। शिक्षण को प्रभावित करने में कौन कौन से कारक हैं? एक तो जो सामग्री है जिससे वो पढ़ा रहा है वो, अनुदेशात्मक सुविधाएं, है ना, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग इंसाइटमेंट्स, है ना, सॉरी इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है आपका, जो परिवेश है ना, और इंस्टीट्यूट का, वो सारी चीजें मेंटेन रखनी चाहिए। अब शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें एज और मैच्योरेशन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जो बौद्धिक कारक हैं वो भी काम करते हैं, प्रीवियस डियरिंग एंड इंटेलिजेंस, है ना, और अटेंशन और ध्यान और रुचि भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। अब हम 5 नंबर में देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य, हंसमुख, स्नेह, खुले दिमाग, वफादारी, वो सारे फैक्टर जो है टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। मोटिवेशनल होना, एक अच्छा सा गोल होना कि क्यों पढ़ाया जा रहा है ना। फिजिकल फैक्टर्स, हेल्थ, शारीरिक कारक जो हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य भी, और सोशल इमेज फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड, जो सामाजिक छवि से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले भी कारक यहाँ पे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। कई तरीके की यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग है। कुछ होते हैं जहाँ पे टीचर सेंटर्ड होता है, यानी शिक्षक केंद्रित होता है, और कहीं कहीं पर शिक्षार्थी केंद्रित होता है ना, स्टूडेंट केंद्रित होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है। हम इन सब में बात करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित क्या है। प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर्स रोल इज टू कोच एंड फैसिलिटेट, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स एवेलुएट लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे क्या होगा, अगर लर्नर सेंटर्ड होगा, है ना, तो इसमें क्या है, इसमें जो भूमिका है सबसे अधिक वो प्रशिक्षक की है। इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स इवेल्युएट लर्निंग टुगेदर, और दोनों ही क्या करते हैं, साथ साथ में सीखने की, जो काम करने की जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, दोनों ही करते हैं, है ना। यानी अवरोधक और छात्र एक साथ सीखने का काम करते हैं। टीचर सेंटर्ड क्या होगा, मेथड इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट्स पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन द टीचर। इसमें टीचर सेंटर्ड में क्या होगा, सारा काम जो है वो टीचर पे फोकस करता है। द टीचर टास्क व्हाइल द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन, यानी एक यहाँ पे टीचर है, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, ये बच्चों को एक लेक्चर मेथड दे रहा है। लेक्चर मेथड क्या है, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड हो जाता है। बच्चे ध्यान से उनकी सारी बातें सुन रहे हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। Learner centered, while teachers are still an authority figure in student centered teaching model. Teacher and students play an equally active role in learning process. इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित है, जबकि शिक्षक अभी भी एक छात्र केंद्रित शिक्षण मॉडल में प्राधिकृत व्यक्ति हैं।
शिक्षक और छात्र सीखने की प्रक्रिया में समान रूप से भूमिका निभाते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन, इसको आपने कोरोना काल में बहुत अच्छे तरीके से जान लिया होगा। ऑफलाइन एजुकेशन तो आप जान ही रहे हैं कि जिसमें क्लासरूम होता है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, वो हमारी ऑफलाइन एजुकेशन हो जाती है ना। इसमें आप देख रहे हैं एक सिंगल पर्सन है ना। ये सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, एक लैपटॉप है या टेलीविजन है या मोबाइल फोन है, किसी भी मेथड से हेडफोन लगा करके या स्पीकर लगा करके वो चीजें सुन रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये क्लासरूम बेंच टेबल बनी हुई है, सामने ब्लैक बोर्ड है, एक टीचर है जो एजुकेट कर रहा है, पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है। ये ऑफलाइन का मेथड हो गया। अब इसमें बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या करते हैं, अब इसमें हम देख सकते हैं कुछ फैक्ट निकल करके आते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन प्रमोट्स कोलैबोरेटिंग लर्निंग, बिल्कुल ये सहयोगी शिक्षण देने में प्रभावी है, बिल्कुल। यहाँ पे ग्रुपिंग होती है, आपस में बातचीत होती है, सोशलिज्म बढ़ता है ना, सामाजिकता इससे बढ़ती है। एनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ता है और महत्वपूर्ण सोच बढ़ती है जो कौशल के रूप में विकसित होती है। बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, जो संगठनात्मक कौशल को भी बढ़ावा देता है, और लर्निंग का जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाता है। टीचिंग स्टाइल कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इशूज, यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपने इश्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनको प्रस्तुत कर सकता है, और उसके जो समस्याएं हैं, टीचर जो है उसको बेहतर तरीके से वहीं समझकर वहीं उसको ठीक कर सकता है। तो ये एक क्विक प्रोसेस हो जाती है लर्निंग। सीखने का सही प्रारूप यही है। इम्प्रूव सोशल स्किल, और ये क्या करता है, सामाजिकता को भी बढ़ावा देता है। डेवलप्स इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड करियर बिल्डिंग स्किल, और क्या करता है, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और करियर का निर्माण करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें हम ऑनलाइन मेथड के द्वारा, जैसे हम गूगल मीट का यूज करते हैं, है ना, जूम का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, अभी हमने कोरोना काल में इसको बहुत अच्छे से यूज किया, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा मुझे लग रहा है जो इससे छूटा हो। तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हो सकती है, टैबलेट। इसमें क्या है, समय कम जाता है, कॉस्ट कम लगती है ना, सुविधाजनक है, जो आप चाहते हैं उसे ही जान सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यानी स्व पुस्तक, अपने आप से हम मटेरियल निकाल करके पढ़ सकते हैं। टाइम और मनी, है ना, दोनों ही बचत हो सकती है। कौन सी शिक्षा बेटर है, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता और पूर्ति, है ना, ये दोनों पे निर्भर करता है। ये बता पाना कि इनमें से कौन सी टीचिंग मेथड बढ़िया है, ये आपकी आवश्यकताओं पे निर्भर करती है। अगर आपकी आवश्यकताएं ऑनलाइन से पूरी हो रही हैं, देन ऑनलाइन इज बेटर, है ना। अगर आपकी आवश्यकताएं ऑफलाइन से पूरी हो रही हैं, तो एब्सोल्युटली आपका ऑफलाइन टीचिंग मेथड ज़्यादा बेटर है, ऑफलाइन लर्निंग ज़्यादा बेटर है। तो ये आपको मिल जाते हैं। कुछ नए पॉइंट्स भी हमारे सिलेबस में जोड़े गए हैं। फर्स्टली हम देखेंगे स्वयं, है ना, शिक्षित भारत और उन्नत भारत, ये ध्यान रखेंगे। शिक्षित भारत और स्वयं का जो मोटो है वो क्या है, शिक्षित भारत और उन्नत भारत, इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। स्वयं में हम देख लेते हैं, देश भर में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लिखिंग संसाधनों को, लर्निंग संसाधनों को तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से यंग इंस्पायरिंग माइंड्स स्वयं के लिए स्टडी लर्निंग, एक्टिव लर्निंग की शुरुआत की गई। जो टीचिंग सिस्टम है, हमें इसे अपडेट करने के लिए स्वयं का निर्माण किया गया। ये एक वेब एक्टिव लर्निंग मेथड है ना। स्वयं प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्या करता है, ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा देता है ना, यूजिंग आईसीटी। यानी अब अगर हम ऑनलाइन की बात करेंगे तो हमारे लिए 110% आईसीटी, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना और कम्युनिकेशन, संप्रेषण, है ना, सूचना संचार की जो टेक्नोलॉजी है, हम उसी को कहते हैं आईसीटी। तो हम जरूर कंप्यूटर का यूज करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, है ना, हम मोबाइल फोन या टैबलेट का यूज करेंगे,
वेबसाइट का यूज करेंगे, है ना। ये सारे मेथड्स हम यूज करेंगे जो आईसीटी के अंतर्गत आते हैं और स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, वन स्टेप वेब एंड मोबाइल हैज इंटरेक्टिव कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम हाई स्कूल। यानी हाई स्कूल तक के जो सारे कोर्सेज हैं उनके लिए मोबाइल बेस्ड, या मोबाइल कह सकते हैं या कंप्यूटर बेस्ड जो हमारे पास मेथड है हमें मिल जाता है। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनीवेयर बेसिस। यहाँ पे जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, बहुत अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। उच्च गुणवत्ता का अनुभव हमें इससे मिलेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आसानी से निगरानी और प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम सो क्लैरिटी डाउट्स। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पीयर ग्रुप इंटरेक्शन भी होता है ना, यहाँ पे डिस्कशन भी होता है। इसलिए हम यहाँ पे समूह के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए भी एक मंच प्रोवाइड किया जाता है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी दैट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग। इसमें क्या होता है, डिलीवरी एंड का हाइब्रिड मॉडल जो कला शिक्षण के गुणवत्ता को जोड़ता है। की बात कर लेते हैं। स्वयं इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, ये जीवन पर्यंत सिखाने के लिए या बहुत समय तक सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। यू कैन चूज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज। आप बहुत सारे कोर्सेज इसमें देख सकते हैं, है ना। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं हंड्रेड ऑफ कोर्सेज you can choose virtually. Every course is taught the university college level offered by the best teacher in India elsewhere. जो मटेरियल बनाया गया है ये बेस्ट टीचर्स के थ्रू बनाया गया है ना, इसलिए आपको यहाँ से जो फीलिंग आने वाली है वो 100% आपको बेहतर आने वाली है। इफ यू आर स्टडिंग इन एनी कॉलेज यू कैन ट्रांसफर द क्रेडिट्स अर्न। अब क्या है, नई शिक्षा नीति क्या कहती है, क्रेडिट्स देती है ना। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं बाय टेकिंग दीज कोर्सेज इनटू योर एकेडमिक रिकॉर्ड। अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को बनाने के लिए क्रेडिट्स ले सकते हैं और नए जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इफ यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग इन स्कूल और आउट ऑफ स्कूल, स्वयं प्रेजेंट्स अ यूनिक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हॉरिजन्स ऑफ नॉलेज। मतलब आप कहीं अगर इंगेज भी हैं फिर भी आप यहाँ से कोर्सेज लेकर के काम कर सकते हैं। फ्री डीटीएच चैनल्स फॉर एजुकेशन। स्वयं प्रभा क्या करती है, बहुत सारे ऐसे डीटीएच चैनल्स प्रोवाइड करती है इसका लाभ हमको कोरोना के टाइम पे जब हम घर से नहीं निकल पा रहे थे हमें बहुत हुआ। हम सरकार के ऐसे नियमों को देख लेते हैं। इसमें देखेंगे स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से है। इसमें 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके पास में 24/7 अवेलेबल हैं, 24 घंटे 7 दिन आपके पास उपलब्ध है ना। इट हैज़ करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन्स। ये क्या करते हैं, हमारे कोर्सेज को पाठ्यक्रम आधारित कोर्सेज को बेहतर करने के लिए, कवर करने के लिए काम करते हैं। दिस इज अ प्रिमिलरी एम्ड एट मेकिंग क्वालिटी। ये क्या करता है, इंटरनेट की उपलब्धता से जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसलिए शिक्षण संसाधनों को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए और अच्छे तरीके से लोगों को शिक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्कोप क्या है, इसमें हम देखिए देख लेते हैं। डीटीएच चैनल्स आर यूजिंग GSAT-15, एक सैटेलाइट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इसको। GSAT एक सैटेलाइट है जिसके द्वारा ये टेलीकास्ट किए जाते हैं, है ना। स्वयं प्रभा क्या है, न्यू कंटेंट एवरी डे एटलीस्ट 4 आवर। 4 घंटे का नया कंटेंट हमें इसमें प्रतिदिन मिलता है। वुड बी रिपीटेड 5 टाइम्स इन अ डे। आपके पास समय की बाध्यता है तो ये 5 बार रिपीट भी होता है, बार बार दोहराया जाता है। किसी भी समय आप उसकी जानकारी ले सकते हैं एजुकेशनल चैनल के थ्रू, है ना। और चैनल क्या है, बाइजैक गांधीनगर, जहाँ से ये लिंक्ड है। जो सारे चैनल हैं वो बाइजैक गांधीनगर, तो ये भी आपको याद रखना है कि वहाँ से ये चैनल लिंक है ना।
और इसमें कंटेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS, ये सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। इन्फ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल, ये क्या करता है, एक वेब पोर्टल का रख रखाव करता है। इसे 9 जुलाई 2017 को प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाता है ना, इसे लॉन्चिंग किसने की, प्रणब मुखर्जी ने। अब यहाँ पे हम MOOC के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये ऑनलाइन प्रॉपर है, मैसिव, देखिए फुल फॉर्म मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये क्या है, मैसिव मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ है ना। ये आपको ऑनलाइन दिख रहा होगा जिसमें आप वेब वेब मटेरियल का यूज करते हैं या ICT का यूज करते हैं, ठीक है। ओपन है, बिल्कुल खुला है, कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज MOOC इन एजुकेशन, है ना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आपके 24 घंटे अवेलेबल हैं आपके एनरोलमेंट के। MOOCs प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एफोर्डेबल, जो आप एफर्ड कर सकते हैं आसानी से, है ना, और फ्लेक्सिबल, जो बहुत लचीले तरीके से नए ज्ञान को, नए कौशलों का विकास के लिए इसको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। स्वयं और स्वयं प्रभा की वाली सीरीज में ही हम इसको भी एड ऑन कर सकते हैं। इम्प्रूविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, और इसका जो प्रयास है वो क्या है, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए। MOOC क्या है, हायर एजुकेशन में सुधार करने के लिए है। औपचारिक शिक्षा के लिए यानी फॉर्मल एजुकेशन, जो क्लासरूम एजुकेशन की बात करते हैं, उसके लिए बहुत किफ़ायती है। सतत विकास लक्ष्यों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसके लिए है। और लचीला है, जो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध है। और ये क्या करता है, ऑनलाइन कोलैबोरेशन बढ़ाता है। ये ICT के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 गोल्स हो जाते हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं। रिलाइंग ऑन यूजर जनरेटेड कंटेंट कैन क्रिएट अ चाओटिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये क्या करता है, जो 6 चैलेंजेस हैं, उपयोगकर्ता जनित सामग्री पर भरोसा करने से अराजक सीखने का माहौल बनता है, बिल्कुल। ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करने से डिजिटल साक्षरता आवश्यक है, मतलब आपको कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं है तो इसके लिए में समस्या हो सकती है। अपेक्षित समय और प्रयास अधिक हो सकता है जो छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स करने के लिए तैयार है, ठीक है। एक बार पाठ्यक्रम जारी होने के बाद सामग्री को बड़े पैमाने पर छात्र निकाय द्वारा पुनः आकार और पुनः व्याख्या दी जाती है, जिससे प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। ये दिक्कत यहाँ से हो सकती है। प्रतिभागियों को आत्म नियमन करना चाहिए और अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जब तक आप एम नहीं डिसाइड करेंगे तब तक आप कार्य नहीं कर सकते। लैंग्वेजेज और ट्रांसलेशन के बैरियर्स रहते हैं। मूल्यांकन तंत्र की बात करते हैं जो आपके इसमें सिलेबस में है और आखिरी पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच कैन गेट एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स एक्चुअली अचीव फ्रॉम देयर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मूल्यांकन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के जो अधिगम लर्निंग है ना, उसके एक्सपीरियंस हैं, मतलब ये जानना है कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें कि छात्र ने क्या अर्जित किया, जो स्टूडेंट है वो क्या अर्न कर पा रहा है पूरे टीचिंग के प्रोसेस में, उसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एवेल्युएशन सिस्टम। मूल्यांकन UGC क्या करता है, इसे डिफाइन करता है कि मूल्यांकन परीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से एकत्र किए गए सबूत, जो हमने कॉपीज मिली हैं, हमें उसके जो व्याख्यान मिले हैं, उससे हम ये निर्णय ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मानदंड उसके लिए अपनाए जाएं और किन का प्रयोग किया जाए। ये इवैल्यूएशन सिस्टम में आता है। मूल्यांकन क्या करता है, सीखने के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, रिकॉर्डिंग्स करता है, स्कोर कार्ड बनाता है, उसके वर्णन और व्याख्या करने की एक सही जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट मूल्यांकन। मूल्यांकन से क्या होता है, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर पूरी तरह
पूरी प्रक्रिया में कार्यवाही है जो आमतौर पर शैक्षणिक सत्र या सेमेस्टर के अंत में नियोजित की जाती है। ठीक है। आफ्टर एग्जाम आपको एक रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, और उसमें आपको एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें आपके बारे में उसमें अच्छे से लिखा होता है कि आपने कैसा और कितना सीखा। एलिमेंट्स ऑफ एवेल्युएशन सिस्टम, इसमें देख लेते हैं हम। उद्देश्य की बात करेंगे, हम प्रश्नों की बात करेंगे, हम क्राइटेरिया देखेंगे, टाइम टेबल, और हम वर्क प्लान करेंगे, है ना। मूल्यांकन के लिए हम डेटा एकत्र करेंगे, कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट हम बना देंगे। ठीक है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, उसके मानदंड, उसके बाद टाइम टेबल, ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन के लिए डेटा कलेक्ट करना, मतलब कॉपी सबमिशन करना, डेटा को हम एनालाइज करेंगे और हम रिपोर्ट कार्ड दे देंगे। ये प्रोसेस इससे जुड़ी हुई है। ठीक है। स्टेजेस कौन सी हैं, है ना, 4 चरण की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, मतलब उद्देश्य और मानदंड स्थापित। फिर उपकरणों का विकास करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। फिर हम एकत्रित डाटा की व्याख्या करेंगे और फिर निर्णयों को निरूपण और उचित कार्यवाही कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको हम पेपर 1 के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट से जुड़ना है तो इसमें हम जो प्रोसेस आपको बता दें, ऑनलाइन मोड में होगा। जो टेस्ट है वो ऐप में अवेलेबल रहेगा। 50 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से जुड़े हुए टॉपिक से रहेंगे। 1 आवर 20 मिनट्स का हमारे पास टाइम रहेगा जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल यूजीसी नेट के में रहेगा। पीडीएफ भी आपको मिलेगी और एग्जाम्स के पहले हम आपको 10 मॉक टेस्ट कराएंगे। इससे ज़्यादा भी आप अगर करना चाहते हैं, आपके पास समय है तो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस 2022 और 23 के लिए है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका सामने लिखा हुआ है और भी थंबनेल में भी लिखा हुआ है। चैनल के अगर इंफॉर्मेशन में जाएंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बने रहे हमारे चैनल में, ग्रेजुएट हब में। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन क्लिक कर। थैंक यू क्लास।